नेट जेआरएफ पहले अटेम्प्ट में कर लिया, हमको भी बड़ी समस्या हुई अपने परिवार वालों को ये बताने में कि जेआरएफ क्या है, नेट क्या है, उनको भी नहीं पता। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अनभिज्ञ हैं इससे। 50,000 तक का अमाउंट अगर विद्यार्थियों को दिया जा रहा है तो शोध करने के लिए एक बड़ा लाभ, बड़ा सहयोग विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को होता है। भाषा अवश्य पढ़िए, वो भी दृष्टि वाली बुक से ही पढ़िए। भाषा के 6 से 8 प्रश्न लगातार आ रहे हैं। टेक्स्ट यानी कुछ उपन्यास पढ़ने को बताए गए हैं, कुछ कहानियाँ बताई गई हैं, कुछ नाटक बताए गए हैं, कुछ अन्य गद्य विधाएं, संस्मरण इत्यादि बताए गए बातें थे। अब इस नई गाइडलाइन से क्या हो गया, एक ही परीक्षा देनी है, उसी से आपका जेआरएफ होगा, उसी से नेट होगा, उसी को एंट्रेंस के लिए माना जाएगा। तो 10 टॉपिक उसमें रहते हैं, 10 विषयों से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं सभी की। ज्यों ही आपकी पीएचडी शुरू होगी वैसे ही आपको फेलोशिप मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ये मूलभूत अंतर है, एकदम घर पे बैठ के कर सकते हैं इसकी तैयारी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के दबाकर वीडियोस बनाए हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। पीछे हमने यहाँ पे कई वीडियोस बनाए हैं, कई दोस्त देख करके पहचान भी लेते हैं, आर्ट फैकल्टी में हैं। और आज की वीडियो में हमारे ख़ास मेहमान हैं कवि धर्मवीर जी, जो कि इस साइड हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में इनको छात्र छात्राएं कवि धर्मवीर के नाम से जानते हैं। ये पीएचडी कर रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया था। इनसे ही जानेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। अधिकतर छात्रों का ये सवाल होता है कि यूजीसी नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, इसकी हम तैयारी कैसे करें, कई स्टूडेंट जानना चाह रहे थे। हम कवि धर्मवीर जी से ही बात करेंगे क्योंकि इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई किया था नेट जेआरएफ। आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। बहुत बहुत आभार। अब तो चूँकि काफ़ी समय हो गया, हम लोगों ने 2022 में मेरा जेआरएफ हुआ पहले अटैम्प्ट में, तो बधाई ले सकता हूँ हालांकि। और अब तो दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ, हिंदी विभाग से पीएचडी कर रहा हूँ। आपका ये जो सवाल है कि नेट जेआरएफ क्या है, ये बड़ी विडंबना है साहब। हम जैसे विद्यार्थी, शोधार्थी, जिन लोगों ने नेट जेआरएफ पहले अटैम्प्ट में कर लिया, हमको भी बड़ी समस्या हुई अपने परिवार वालों को ये बताने में कि जेआरएफ क्या है, नेट क्या है, उनको भी नहीं पता। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अनभिज्ञ हैं इससे। मैं आपको बेसिकली सरलता से समझाना चाहता हूँ कि आखिर नेट और जेआरएफ क्या है। अगर मुख्य रूप से समझें, यह एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा यानी क्या, एलिजिबिलिटी के लिए है। नेट जेआरएफ पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको योग्य बनाती है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कहीं अप्लाई कर सकें उसके लिए आपको योग्य बनाती है। अब अगर नेट योग्य बनाता है तो जेआरएफ क्या करता है, ये भी एक प्रश्न है। जेआरएफ एक्चुअली में एक फेलोशिप है, जूनियर रिसर्च फेलो हम जेआरएफ को बोलते हैं। फेलोशिप जैसे हमको बचपन में स्कॉलरशिप मिलती थी स्कूल में, वैसे अब शोधार्थी हो जाते तो फेलोशिप मिलती है। गवर्नमेंट का मानना यह है, एक दृष्टि से मैं अगर इसको और सरल करके समझाऊं, जो बच्चे जेआरएफ क्लियर करते हैं, जो इस परीक्षा को निकालते हैं, सरकार का मानना यह है कि आप लोग इस विषय के विशेषज्ञ हैं, तो आप लोग इस विषय में शोध करें, उसका खर्चा हम देंगे, आपकी पढ़ाई का जो भी खर्चा आएगा। तो ये एक फेलोशिप है जो गवर्नमेंट द्वारा पीएचडी करने वाले छात्रों को दी जाती है, जो कि आजकल धनराशि लगभग 50,000 के समथिंग होती है एचआरए मिला के। तो 50,000 तक का अमाउंट अगर विद्यार्थियों को दिया जा रहा है तो शोध करने के लिए एक बड़ा लाभ, बड़ा सहयोग विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को होता है। अब नेट जेआरएफ अलग अलग परीक्षाएं होती हैं क्या, या एक परीक्षा है, ये बड़ा प्रश्न है। परीक्षा एक ही है साहब, एक ही परीक्षा है। उस परीक्षा में जो लोग बहुत अधिक मार्क्स लेके आते हैं, बहुत अधिक परसेंटाइल जिनका रहता है, तो उनकी पहली कट ऑफ निकलती है जेआरएफ की। तो वो तय हो जाते हैं कि इससे अधिक जिनके मार्क्स हैं, जैसे 150 प्रश्न आते हैं, 150 में एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चला कि 150 में जिनके 100 सही हैं, 100 से ऊपर अधिक सही हैं, वो लोग जेआरएफ हैं, तो वो जेआरएफ हो गए। उसी परीक्षा में जिनके 100 से कुछ कम रह गए, जिनके 90 से अधिक हैं मान के चलो, तो उनको नेट कर देते हैं कि चलो इन लोगों का नेट हो गया। तो एक ही परीक्षा है, उसी परीक्षा से जेआरएफ होते हैं, उसी परीक्षा से नेट होते हैं। जिनका नेट होता है वो पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जहाँ भी वैकेंसी निकलती है वो एलिजिबल होते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनका जेआरएफ होता है, जेआरएफ में नेट तो समाहित है ही, आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं, साथ ही जैसे ही ज्यों ही आपकी पीएचडी शुरू होगी वैसे ही आपको फेलोशिप मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ये मूलभूत अंतर है नेट जेआरएफ में। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, थोड़ा आगे की तरफ भी हम लोग चलेंगे, कि ये परीक्षा साल में कितने बार होती है और इसको कौन छात्र व छात्राएं दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है उनकी? हाँ, ये बड़ा सवाल है। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैं भी कविताएं लिखता हूँ, तो मेरा भी हिंदी में इंटरेस्ट है, हम हिंदी में जेआरएफ देना चाहते हैं। मैंने कहा भाई एमए किस में, कि एमए हिस्ट्री में, एमए पॉलिटिकल साइंस में। ऐसे नहीं चलेगा बॉस। इसकी एलिजिबिलिटी ये है, आपका जिस विषय में मास्टर्स है, जिस विषय में आपका परास्नातक है, एमए है या एमकॉम है या एमएससी है, उसी विषय में आप जेआरएफ की परीक्षा दे सकते हैं। तो मेरा जो चूँकि हिंदी में था
तो मैंने हिंदी में जेआरएफ की परीक्षा दी। ये परीक्षा एमए एमएससी के दौरान दी जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि एमए कंप्लीट करने के बाद परीक्षा देना है। एमए कंप्लीट करने के बाद भी दे सकते हैं, उसकी जो कि उसका एप्लीकेशन जो है वो एमए कंप्लीट होने के बाद ही होगा, पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तब। लेकिन इसको क्लियर किया जा सकता है एमए के दौरान ही। अब तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्लियर कर सकते हैं। नया नियम ये है कि आप एमए के दौरान कभी भी इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं और एमए के बाद पीएचडी में एनरोल ले सकते हैं। नेट जेआरएफ कितने विषय में कर सकते हैं? कई स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है। हाँ, एक तो पिछला सवाल वो रह गया था। ये वर्ष में 2 बार ये परीक्षा होती है, जून में होती है, दिसंबर में होती है। जून वाली प्रस्तावित है, जून में अभी होने को है परीक्षा। तो जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं 6 महीने का समय मिलता है। जून में और दिसंबर में 2 सत्र में ये परीक्षा आयोजित होती है। दूसरा आपका प्रश्न है कि मैंने किस विषय में किया। मैंने मूलतः हिंदी विषय मेरा विषय था। मास्टर्स मेरी हिंदी से रही, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से। तो यहीं से उसके हिंदी विभाग से मास्टर्स करते हुए, स्नातक करते हुए ही सेकंड सेमेस्टर में मेरा जेआरएफ हो गया था, एमए के दौरान ही, पहले अटेम्प्ट में। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अधिकतर छात्र नेट जेआरएफ में हिंदी वाले ही क्यों करते हैं? हाँ, क्या ऐसा होता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। हम लोग भी देखते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं। अन्य विषयों में आईआर में हमारे एक साथी का जेआरएफ हुआ, उसमें टोटल फॉर्म 3, 4, 5 हज़ार तक भरते हैं, और हम लोग 60, 70 हज़ार, 80 हज़ार फॉर्म हिंदी जेआरएफ के लिए, नेट के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं। तो ये बड़ी विडम्बना है कि इतने अधिक छात्र, सर्वाधिक छात्र जो मुझे लगता है अप्लाई करते हैं वो हिंदी में अप्लाई करते हैं। 86 विषय हैं जो नेट जेआरएफ जिनमें होता है, नेट जिनमें होता है। 86 विषयों में यूजीसी कंडक्ट कराता है, लेकिन 86 विषयों में सर्वाधिक बच्चे जो पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वो हिंदी में देते हैं। इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि अन्य विषयों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं रोजगार पाने की, कुछ और काम करने की। जैसे डीएसई है, यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्थान है इकोनॉमिक्स का। जो लोग इकोनॉमिक्स में स्नातक एमए कर लेते हैं या ज्योग्राफी में एमए कर लेते हैं, उनको देश के कुछ थिंक टैंक हायर कर लेते हैं अपने यहाँ पे, कुछ कंपनियाँ हायर कर लेती हैं। आईआर से जो एमए करती हैं उनको कुछ कंपनियाँ हायर कर लेती हैं 30 लाख के पैकेज पे, 50 लाख के पैकेज पे, वो उनको काम मिल गया बॉस। लेकिन हिंदी वाले विद्यार्थी क्या करें? हिंदी से एमए करने के बाद सामान्यतः आपको कोई काम इजीली नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम मिलेगा? आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, किसी संपादक के यहाँ, किसी पत्रकार के यहाँ वो काम कर सकते हैं, या ट्रांसलेशन का काम कर लेंगे, ट्रांसलेशन का डिप्लोमा करके। लेकिन वो कोई बड़ा काम नहीं हो पाता है। तो अधिकतम विद्यार्थियों का मन होता है कि हम लेक्चरार बने, हम प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, हम शोध के क्षेत्र में जाएं। तो इसीलिए जो बच्चे एमए हिंदी करते हैं वो एमए के बाद रुकते नहीं हैं, वो पीएचडी ज़रूर करते हैं, शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, आचार्य बनते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इसमें कितने पेपर होते हैं और इनकी तैयारी आप कैसे करते थे? बहुत सारे स्टूडेंट घर पे रहते हैं, क्या वो कोचिंग ज्वाइन करने की उनको आवश्यकता है या नहीं? क्या आपने कोचिंग ज्वाइन की थी या खुद से ही सेल्फ स्टडी वगैरह की थी? हाँ, एक तो 2 पेपर इसके होते हैं। परीक्षा एक ही है, एक ही दिन होगी, एक ही समय होगी, लेकिन उसी परीक्षा में 2 पेपर निहित होते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं पेपर 1, जो कई सारे 10 टॉपिक उसमें है, जिसमें अन्य विषय कई मिल जाते हैं। जैसे उसमें मैथ्स आएगा, उसमें रीजनिंग आएगा, उसमें डीआई आएगा, उसमें कम्युनिकेशन आएगा, उसमें कंप्यूटर आएगा, उसमें हायर एजुकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। इसके अलावा एक जो मेरे से छूट रहा है एनवायरनमेंट है। तो 10 टॉपिक उसमें रहते हैं। 10 विषयों से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी से 4-4, 5-5 प्रश्न आते हैं। वो पेपर 1 है, जिससे 50 प्रश्न आएंगे, 100 मार्क्स का वो पेपर होगा। दूसरा जो पेपर है वो आपके विषय का है। मैंने हिंदी में दिया तो मेरे लिए हिंदी का था, जो पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ दे रहा होगा उसके लिए पॉलिटिकल साइंस का होगा। तो दूसरा विषय, जिस विषय में आपकी मास्टर्स है, जिस विषय में आपने यूजीसी नेट का जेआरएफ का फॉर्म भरा है, उस विषय का पेपर 2 होगा। उसके 100 प्रश्न आएंगे। उसका अपना हर विषय का अलग अलग सिलेबस है। हमारा हिंदी का सिलेबस, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप तैयारी कैसे करते थे नेट जेआरएफ के लिए जो आपने क्वालिफाई किया? अधिकतर स्टूडेंट, बहुत सारे क्या होते हैं, आसपास कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं। आपने कैसे तैयारी की थी? बहुत सारे नए स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं, हम तैयारी कैसे करें? आपकी क्या रणनीति रही थी? शिवम भाई, एक तो कोचिंग की आवश्यकता इसमें बहुत अधिक नहीं है। बहुत बच्चे कोचिंग, अब तो मुखर्जी नगर में, जीटीवी नगर में नेट जेआरएफ की बहुत सी कोचिंग संचालित हो रही हैं। हमारे कुछ मित्र संचालित करते हैं, कोचिंग नहीं चलाते हैं, वो गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं। यानी बस बताने भर के लिए, उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, वो बस बताते हैं। आशीष तिवारी जी हमारे मित्र हैं, धर्मशाला विश्वविद्यालय में शोध कर रहे हैं। वो एक ऑनलाइन काम चलाते हैं, लगभग 1000 लोगों का ग्रुप उन्होंने समूह बना रखा है। उसमें गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं कि भाई यहाँ से प्रश्न जाना आएंगे, या इस टॉपिक को आप अधिक पढ़िए, अधिक वरीयता दीजिए। उसमें कुछ PDF डाल देते हैं ग्रुप में। तो इस तरह का छोटा मोटा गाइडेंस आप अपने सीनियर से लेके, अपने किसी साथी से लेके आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर सकते हो। उसके लिए अलग से कोचिंग पे पैसे बर्बाद करने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एकदम घर पे बैठ के कर सकते हैं। चूँकि आपने पूछा जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो कैसे तैयारी करें, एकदम घर पे बैठ के कर सकते हैं इसकी तैयारी। चूँकि अब तो अधिकायत में बहुत सारा मटेरियल जो है वो यूट्यूब पे
या टेलीग्राम चैनल्स पे PDF के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हम सब तक पहुंच जाता है। तो सारा मटेरियल उपलब्ध है, बहुत मुश्किल नहीं है मटेरियल प्राप्त करना पढ़ाई के लिए। तो आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं, स्वयं से सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक गाइडेंस किसी से, एक अपना गाइड ज़रूर रखें, कोई सीनियर हो, कोई PhD करने वाला शोधार्थी हो, या हमसे संपर्क करके, शिवम भाई संपर्क करके किसी साथी से जुड़ सकते हैं। हिंदी के लिए मैंने भी सेल्फ स्टडी की थी, स्वयं से तैयारी की थी, कोई कोचिंग ज्वाइन मैंने नहीं की है। हाँ, यूट्यूब का सहारा हमने बराबर लिया है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं। पेपर 1 की अगर हम तैयारी की बात करें तो कुमार भरत सर हैं, तलवीर सर हैं, जो पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं। अधिकतम लोग KVS मैदान की पुस्तक उठाते हैं, या दृष्टि ने जो पुस्तक निकाली है पेपर 1 की, वो भी ठीक ठाक है, पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, थ्योरी समझने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप यूट्यूब से बेहतर समझ लेंगे, क्योंकि इसका मामला जो है वो आपके विषय का नहीं है। इसमें मैथ है, इसमें रीजनिंग है, इसमें DI है। तो जिस व्यक्ति का मैथ बचपन से मजबूत होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो बेहतर करेगा। जिसका कंप्यूटर पे पकड़ बेहतर होगी वो कंप्यूटर वाले उसमें अच्छा करेगा। फिर भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। जिन लोगों का मैथ अच्छा है उनको मैं कहूँगा मैथ, रीजनिंग, DI ये 3 सब्जेक्ट हैं, 3 को अच्छे से पकड़ कर लें, इनके प्रश्न आपके गलत ना हो। कम्युनिकेशन एक बहुत सरल सा उसमें सब्जेक्ट है, सरल सा टॉपिक है, उसको आप कवर कर लें। कंप्यूटर के कुछ फैक्ट्स देख लें तो उससे आपको 5-6 सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1 में है। टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत विस्तृत, मतलब बहुत बड़ा वास्ट है ये। उसको पढ़ भी लेते हैं कुछ लोग। KVS मैदान में 100-100 पेज में, 50-50 पेज में ये पूरा दिया हुआ है। कुछ बच्चे उसको भी रट लेते हैं, तब भी प्रश्न नहीं आता। तो ऐसी जगह अपना समय ना दें। पता चले हम लोगों ने बहुत समय टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ने में दिया और उससे प्रश्न बहुत कठिन आए, जो बहुत पढ़ने के बाद भी नहीं बना। तो जो सरल मामला है, जिसको हम ईजी फॉलो कर सकते हैं, ईजिली हल कर सकते हैं, उसको आप पकड़ बनाएं। मैथ पे पकड़ बनाएं, रीजनिंग पे बनाएं, DI पे बनाएं, कॉम्प्रीहेंशन पे बनाएं, कम्युनिकेशन पे बनाएं। हायर एजुकेशन को पढ़ सकते हैं, एनवायरनमेंट को पढ़ लीजिए। तो इन सब सब्जेक्ट पे अगर आप पकड़ बना लेंगे तो आप 50 प्रश्नों में से 30, 35, 40 तक हल कर लेंगे। 30, 35, 40 तक ही टॉपर्स हल कर पाते हैं बामुश्किलात। हिंदी में तो हिंदी के छात्र 30 हल कर लें तो हम लोग उपलब्धि मानते हैं कि बहुत हल कर लिए। 35 तक हमारे 1-2 साथियों ने किए हैं हल JRF में, 50 में से पेपर 1 में। तो 50 में से आप 35 का टारगेट रखिए, 40 का टारगेट रखिए, और कुछ जो टॉपिक मैंने बताया उन पे आप पकड़ बनाइए, यूट्यूब से पढ़िए, तो आप पेपर 1 में 50 में से 35-40 सही कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा है। कल ही एक नोटिफिकेशन आया है NET JRF की तरफ से। क्या आप उस नोटिफिकेशन से खुश हैं? एक कहा जा रहा है कि उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, और क्या है वो नोटिफिकेशन में ऐसा? निश्चित तौर पे कल एक नोटिफिकेशन आया है, सभी लोगों तक सूचना पहुंच गई है। तमाम यूट्यूबर और तमाम लोग जो ग्रुप्स चलाते हैं वो लगातार सूचना डाल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं इस सिलसिले में। हम लोग तो JRF के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। NET JRF की परीक्षा जो लोग दे रहे हैं या देना चाहते हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि कल जो नोटिफिकेशन आया है वो आखिर है क्या। UGC ने अभी तक जो NET JRF की परीक्षा होती थी उसमें 2 कैटेगरी में एलिजिबल पात्रता होती थी। 2 कैटेगरी में, यानी या तो बच्चा NET होता था या JRF होता था। अब इन्होंने नई गाइडलाइंस उसमें जारी किया है, नया रेगुलेशन आया है, उसमें तीसरी कैटेगरी ऐड कर दी है। पहली कैटेगरी तो वो है जो JRF वालों की है, जो पहले भी थी। JRF यानी क्या, आपको फेलोशिप भी मिलेगी, आप PhD में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हैं, ये JRF हो गया। दूसरी कैटेगरी नेट की कैटेगरी, जो भी पहले थी नेट की कैटेगरी, यानी क्या, आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इसमें तीसरी कैटेगरी ऐड कर दी है। तीसरी कैटेगरी में क्या है, आपको JRF नहीं मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं तीसरी कैटेगरी में पास होने से। तो तीसरी कैटेगरी ऐड की है जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य नहीं होते हैं, जिससे आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है, किंतु आप PhD एडमिशन के लिए योग्य हो जाते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरव्यू देके एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक का जो था वो विभिन्न विश्वविद्यालय अलग अलग अपना एंट्रेंस करवाते थे, अलग अलग एंट्रेंस करवाते थे। इस वर्ष CUT भी हुआ, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था, तो वो एंट्रेंस होता था, उसके बाद बच्चे PhD में एडमिशन लेते थे। यानी नेट की परीक्षा अलग होती थी, एंट्रेंस की परीक्षा अलग होती थी, कई यूनिवर्सिटी करवाते थे। अब इस नई गाइडलाइन से क्या हो गया, एक ही परीक्षा देनी है, उसी से आपका JRF होगा, उसी से नेट होगा, उसी को एंट्रेंस के लिए माना जाएगा। तो विद्यार्थियों के लिए बड़ा सहूलत हो गई कि 10-10 यूनिवर्सिटी में अलग अलग फॉर्म भरने से अच्छा है एक पेपर देंगे, उसी से सब जगह इंटरव्यू देंगे, सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। एक तो बड़ा बदलाव ये किया गया। दूसरा बड़ा बदलाव उसमें, जिसके लिए हम सब साथी प्रयासरत थे पिछले कई दिनों से, कई विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू को 100% वरीयता दी जाती है, नेट JRF के मार्क्स को वरीयता नहीं दी जाती, उसको नहीं माना जाता उतना। तो उन यूनिवर्सिटियों के लिए ये गाइडलाइंस बहुत महत्वपूर्ण है, उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में भी ऐसा होता रहा कि फ़िल्टर केवल
नेट जेआरएफ से आप इंटरव्यू में बैठ सकते थे, बाकी जो मामला इंटरव्यू का था 100%। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी और अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी समझने की बात है, जो यूजीसी की कल की गाइडलाइंस है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप 70-30 का रखिए। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कंबाइंड मेरिट बनेगी, जिसमें 70% वेटेज आपका एंट्रेंस का रहेगा। एंट्रेंस यानी जो नेट के मार्क्स होंगे वो उसका वेटेज रहेगा। 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा, जिसके लिए हमारे साथी जो पिछले दिनों आपने बड़ा ये आप साधुवाद के पात्र हैं कि आपने अपने चैनल पे इस पे वीडियो भी बनाई, उसको अपलोड भी किया और इस विषय को उठाया। किस तरह हमारे साथी दिल्ली विश्वविद्यालय के इस विषय को उठा रहे थे कि 70-30 करिए आप। जेआरएफ वाले विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, शोधार्थी नहीं बन पा रहे थे, तो वो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, उनकी आवाज़ को आपने उठाया और वो आवाज़ थी हमारे साथी आदर्श सिंह की, सतीश की, शशि प्रकाश पाठक की, जो अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीबीएयू में शोधार्थी हो गए, हिमाचल विश्वविद्यालय में शोधार्थी आशीष तिवारी भाई की, भिंड से आदर्श सिंह जी की। तमाम हमारे विद्यार्थी जो मुखर होकर मुख्य रूप से आगे आके इस आंदोलन में खड़े थे, और जो लोग ग्रुप्स में यहाँ साथ आके जो मुख्य रूप से आगे बोल नहीं पा रहे थे लेकिन साथ थे, कह रहे थे भाई साहब हम भी साथ हैं, बदलाव होना चाहिए, 70-30 होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सा बल मिले, उसको एडमिशन मिल जाए आसानी से। तो वो बदलाव हो गया है साथियों। यूजीसी ने ये गाइडलाइंस जारी कर दी है कि वेटेज 70% एंट्रेंस का रहेगा, 30% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो जुट के तैयारी कर रहे हैं। आपके जितने अधिक मार्क्स नेट की परीक्षा में होंगे उतने अधिक चांसेस आपके पीएचडी में होने के बढ़ जाते हैं। अब कोई आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा जुगाड़बाजी की और उस सब की। जितने भी साथी जो आंदोलन जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई एक भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ, एक गलत तंत्र के खिलाफ, वो सब साधुवाद के पात्र हैं, जिनके परिश्रम से, जिनकी मेहनत से, प्रयास से आज यूजीसी को गाइडलाइंस बनानी पड़ी। यूजीसी इस प्रेशर में आया। जगदीश कुमार जी को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस विडंबना को, पीड़ा को समझा और उन्होंने पिछली मीटिंग में यह तय किया कि हम 70-30 को अनिवार्य करेंगे। आप हिंदी से कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो हिंदी विषय से ही नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? और क्योंकि कुछ महीने बाद ही एग्ज़ाम भी है, तो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप कर ही रहे हैं। ठीक है, एक तो अभी पूर्व में अभी हमारी चर्चा हुई, उसमें मैंने पेपर 1 का बताया, वो कॉमन है, वो सबके लिए, पेपर 1 तो सबके लिए होता है, तो वो तैयारी का जो जितना वीडियो है वो सब लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चर्चा हिंदी की कर रहे हैं कि हिंदी महत्वपूर्ण क्यों है और हिंदी की तैयारी कैसे करें, जो विद्यार्थी हिंदी के लिए नेट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हैं। हिंदी में भी 10 चैप्टर हैं, भाषा, साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, उसके अलावा टेक्स्ट का पोर्शन है। टेक्स्ट यानी कुछ उपन्यास पढ़ने को बताए गए हैं, कुछ कहानियाँ बताई गई हैं, कुछ नाटक बताए गए हैं, कुछ अन्य गद्य विधाएं, संस्मरण इत्यादि बताए गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास तो है ही कॉमनली, उसको तो पढ़ना ही है। वैचारिक पृष्ठभूमि का एक चैप्टर जुड़ता है। ऐसे 10 चैप्टर हैं जो हिंदी में पढ़ने होते हैं। प्रश्न ये है, सारा पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या क्या काम करना है हमको, कहाँ से हम इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं, कितना मामला है। अब जो यूजीसी जिस तरह का पेपर बना रहा है, एनटीए जिस तरह का पेपर बना रहा है, वो कठिन से कठिनतम की ओर बना रहे हैं। तो हमको एक तो पूरा सिलेबस पहले डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट से, दूसरा फिर जितना भी टेक्स्ट का पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। टेक्स्ट यानी लगभग 12 उपन्यास उसमें लगे हुए हैं कि ये गोदान आपको पढ़ना है, मैला आंचल पढ़ना है, तमस पढ़ना है, राग दरबारी, शेखर एक जीवनी, बिला बिला 12 उपन्यास हैं। तो वो 12 उपन्यास आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसको पढ़े बिना आप सोचो शॉर्टकट से काम चल जाए, आप सोचो कोई दूसरा तरीका एस्केप होके कर लेंगे, वो काम नहीं होगा। तो वो 12 उपन्यास आप पढ़िए। कहानियाँ लगी हुई हैं, वो सारी कहानियाँ पढ़नी पड़ेंगी। 20 लगभग निबंध हैं, वो निबंध आपको पढ़ने पड़ेंगे। नाटक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, नाटक आपको पढ़ने चाहिए। इसके अलावा अन्य गद्य विधाएँ वो भी पढ़ना चाहिए। अब इसमें सारा पढ़ेंगे, बहुत अधिक समय लग जाएगा। कैसे काम करें, थोड़ा सा बचाव इसमें कर सकते हैं। वो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। वो मंत्र क्या है, निबंध जो है, कहानी जो है, वो छोटे छोटी चीज़ें हैं भाई। 4 पेज की, 5 पेज की एक कहानी होती है, कोई 10 पेज की है। निबंध 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज इतना का एक निबंध होता है। तो निबंध और कहानियाँ आप पूरी पढ़ सकते हैं। 2 बार 3 बार कम से कम उनको पढ़िए, क्योंकि वो छोटा छोटा पार्ट है। नाटक भी इम्पोर्टेंट है। नाटक 50 पेज का एक होता है, 60 पेज का एक होता है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। मामला फंसता है उपन्यास में। उपन्यास 250-250, 400-400 पेज का एक उपन्यास है, तो विद्यार्थी आखिर कितना पढ़े? 12 उपन्यास 400-400 पेज के तो नहीं पढ़ पाएगा। तो उसमें आप कुछ शॉर्टकट अपना सकते हैं। जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, गोदान है, उससे प्रश्न आता ही आता है। मैला आंचल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे प्रश्न आते हैं, तो उसको आप पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। तमस को पढ़िए, राग दरबारी को पढ़िए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ लीजिए, जिनसे प्रश्न बहुतायत में आते हैं। उसके अलावा कुछ वो वाले उपन्यास पढ़ लीजिए जो छोटे हैं,
देवरानी जेठानी की कहानी बहुत छोटा सा उपन्यास है, आपका बंटी छोटा सा उपन्यास है। तो इस तरह के छोटे उपन्यास पढ़ लीजिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लीजिए। बाकी के लिए आप क्या करें, बाकी के लिए नेट जेआरएफ दृष्टि की प्रसिद्ध पुस्तक है, नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए दृष्टि पब्लिकेशन जिस पुस्तक को निकालती है, लगभग 700 पेज की पुस्तक है, बहुत विस्तृत पुस्तक है। वो एक पुस्तक पर्याप्त होती है इस तैयारी के लिए। तो उस पुस्तक में टेक्स्ट का सारांश दिया हुआ है, यानी जो उपन्यास आपको लग रहा है कि इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तो उसको मत पढ़िए, लेकिन उसका सार एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। ये किस उपन्यास में कौन सा पात्र है, कौन से कथन इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। तो वहाँ से आप सार पढ़ सकते हैं। अगर 400 पेज का उपन्यास नहीं पढ़ना तो 30 पेज का सार पढ़ लो भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो वहाँ से कवर हो जाएंगी। तो उपन्यास के लिए और अन्य गद्य विधाओं के लिए, अन्य गद्य विधाओं में संस्मरण है, रिपोर्टाज हैं और कुछ चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को आप सारांश से पढ़ सकते हैं, दृष्टि से पढ़ सकते हैं या प्रभाकर प्रकाशन से पढ़ सकते हैं। लेकिन और यूट्यूब पे उनकी वीडियो देख सकते हैं, ये बड़ा अच्छा है। यूट्यूब पे कई यूट्यूबर्स ने उसकी वीडियो डाली हैं, उनका सार समझाते हुए, उस कहानी का एसेंस समझाते हुए, उसमें कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं ये समझाते हुए कई लोगों ने वीडियो डाली है। वहाँ से आप यूट्यूब से ज़रूर पढ़ें उसको। लेकिन कहानी, निबंध और नाटक को लेकर मेरा विशेष आग्रह है कि जितने भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो कहानी, निबंध और नाटक को एस्केप ना करें, क्योंकि वो मामला बहुत छोटा भी है। 5-5, 10-10 पेज के निबंध है, उसको आप छोड़ेंगे तो वो बेमानी होगी। तो आप उसको पूर्णतः पढ़ें, पूरी तरीके से पढ़ें। इतना पार्ट अगर आपका मजबूत है तो आप बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल में बहुत ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। यूजीसी अब स्मार्ट हो गया है, आधुनिक काल से अधिकतम प्रश्न पूछता है। 4-5 प्रश्न आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल को मिला के आते हैं। रीतकाल के हजारों कवियों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2, 4, 6 कवि हैं जिनसे एक आध प्रश्न कोई आता है। तो आदिकाल, रीतकाल और भक्तकाल, इन तीनों कालों पे आप ना के बराबर ध्यान दीजिएगा। एक बार पढ़ लें ठीक है, उससे 4-5 प्रश्न आएंगे, कोई अधिक प्रश्न आने नहीं है। तो उस पर ध्यान देने के बजाय आप आधुनिक काल पे जितना ध्यान दे सकते हैं उतना ध्यान दें। आधुनिक काल और आधुनिक काल के टेक्स्ट के अलावा अगर आपको ध्यान देना है तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग काव्य शास्त्र पे ध्यान दें। काव्य शास्त्र से प्रश्न अधिक से अधिक होते जा रहे हैं। पिछले कुछ पेपर से लगातार एनटीए प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहा है काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र दोनों बराबर इंपॉर्टेंट हैं। 12-12 प्रश्न, 10-10 प्रश्न वहाँ से आ रहे हैं। तो काव्य शास्त्र पे आप अच्छी पकड़ बना सकते हैं। वो आपको पढ़नी है दृष्टि वाली बुक से। दृष्टि वाली बुक पर्याप्त है, उसमें काव्य शास्त्र तरीके से दिया गया है। जहाँ से प्रश्न आते हैं उतने प्रश्न वहाँ से बन जाएंगे। उसके अलावा काव्य शास्त्र को पढ़ने के लिए कहीं और मत जाइए। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो पार्ट है भाषा का। भाषा अवश्य पढ़िए, वो भी दृष्टि वाली बुक से ही पढ़िए। भाषा के 6 से 8 प्रश्न लगातार आ रहे हैं। तो भाषा, काव्यशास्त्र, टेक्स्ट, आधुनिक काल, इन 3-4 चीज़ों को आप ध्यान रखिए। वैचारिक पृष्ठभूमि का एक चैप्टर ज़रूर है हिंदी में, उसको भी दृष्टि से आप 1-2 बार देख लीजिए। उससे सरल प्रश्न आते हैं, गांधी दर्शन क्या है, अंबेडकर दर्शन क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर। तो उसको भी अगर आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपके प्रश्न बन जाएंगे। आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल को छोड़ दीजिए और कविता जो पोर्शन है, जो टेक्स्ट की कविता है, उसमें आधुनिक काल की कविता पढ़िए। रेवा तट और फलाना ढिकाना, कबीर के दोहे, जायसी के दोहे, सूरदास के दोहे, तुलसी को बहुत अधिक पढ़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक आध प्रश्न आएगा, आ जाएगा। और 100 में 100 प्रश्न हमको सही करने भी नहीं है। 100 में 80 सही कर लेंगे तो बड़ी उपलब्धि होगी। 80 होते नहीं किसी से। तो 100 में 70 का टारगेट बच्चे लेके चलते हैं, क्योंकि 70 इधर और 30 पेपर 1 में हो जाते हैं। तो 100 प्रश्न लगातार सही होते हैं, तो 100 प्रश्न में जेआरएफ हो जाता है आसानी से। तो आप 100 के 100 तो सही नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है अगर एक आध प्रश्न बहुत कठिन आ भी जाए अगर कहीं से, तो उसको छोड़ देंगे। लेकिन जो मूल बात मैंने बताई कि टेक्स्ट जहाँ से सारे बच्चे सही कर रहे हैं उसको आप गलत ना करें, काव्यशास्त्र को गलत ना करें, भाषा को गलत ना करें, वैचारिक पृष्ठभूमि से गलत ना करें, इन पर पकड़ बना लें तो इनसे सर्वाधिक प्रश्न आ रहे हैं और आप निश्चित तौर पर जेआरएफ हो जाएँ। कोई मुश्किल मामला नहीं है। 4 से 6 महीने की तैयारी है, उसमें जेआरएफ हो जाता है। चैनल्स मैंने पढ़े थे, एक तो अनुराज हिंदी अकेडमी है, वहाँ से ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। हिंदी विथ ऋचा मैम बड़े अच्छी तरीके से समझाती हैं, मैंने भी उनकी कई वीडियोस देखी हैं, तो बड़ी सरलता से सिंपल करके चीज़ों को समझाती हैं। आप हिंदी विथ ऋचा पढ़िए। राही अध्ययन धाम है, उसको पढ़ सकते हैं। तो आप अलग अलग फॉलो कर सकते हैं। एक बार सबकी एक एक वीडियो देख लें, जिसकी आपको सरल लग रही है, समझने योग्य लग रही है, उसकी फिर पूर्णतः फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह पेपर 1 की, इसी तरह पेपर 2 की तैयारी यूट्यूब की मदद से करें। और दृष्टि पुस्तक जो नेट जेआरएफ के लिए है, पेपर 2 के लिए हिंदी की, वो बेस्ट है, उससे तैयारी हो जाएगी। ज़्यादा अधिक इधर उधर भटकने की, भ्रम उत्पन्न करने की और भ्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेआरएफ पक्का हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ में थे कवि धर्मवीर जी, इनसे हमने बात की है और हमें काफ़ी मज़ा आया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई भी सवाल और पूछना भूल गए जो आप जानना चाहते थे या पूछना चाहते थे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।